राम राम भाई सारे ने भाई। आज हम आपको मिलेंगे भाई इंडियन वेटरन के जो प्रधान है भाई, उनसे मिलेंगे। मिस्टर चरण सिंह मलिक जो साहब भाई, इनसे मिलने वाले भाई। इन्होंने देश के लिए मतलब की सेवा करी है देश की, और दोबारा से फिर मैदान में आ चुके हैं देश की सेवा करने के लिए। मतलब कि भाई जितनी बातें बोली इनके लिए उतनी कम है भाई। इन्होंने इतना देश के लिए सहयोग किया है और आज भी करते आए हैं और मरते दम तक भाई ये करेंगे। जो हमें ये बताते हैं कि भाई इनके लिए भाई देश सबसे ऊपर है। तो भाई हम सब इनको एक बार सल्यूट करते हैं और भाई इनसे मिलने वाले मिस्टर चरण सिंह मलिक से। तो भाई इनसे बात करें, फौजी साहब से, कि भाई ये कैसा काम करते हैं, थोड़ा बहुत इनके बारे में बताएं। ये हमारे साथ आज यहाँ पे आए हैं हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इनका धन्यवाद करते हैं मिस्टर चरण सिंह मलिक से। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। तो कुछ बताओ अपने बारे में, मतलब कि क्या नाम और कहाँ से हो। देखिए, मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन में 29 अगस्त 2020 को जुड़ा था। तकरीबन 1.5 साल होने को जा रहा है और इसमें मेरे को हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया है। और जो जिम्मेवारी मेरे को दी गई है पूर्व सैनिकों की, हमारे शहीदों के और शहीद परिवारों की समस्याओं को हल करने के लिए और शहीदों को सम्मान दिलवाने के लिए। हमारा प्रदेश में एक ही मुद्दा है कि शहीदों को उनका निशान मिले। मतलब जिस भी गांव का कोई शहीद है उसका वहाँ निशान हो। जैसे सरकारी स्कूल का नाम शहीद के नाम, प्रवेश द्वार हो, किसी रोड का नाम, व्यायामशाला जो स्टेडियम बने हुए हैं, या जलघर। दूसरा है शहीद परिवार, वीर नारी और पूर्व सैनिकों का सम्मान हो। क्योंकि प्रशासन जब शहीद कोई भी तिरंगे में लिपट कर आता है तो एक दिन प्रशासन आता है, उसके अंतिम संस्कार के ऊपर परिवार को सांत्वना देता है। उसके बाद में उस परिवार के दुख दर्द को कोई नहीं पूछता है। हमने संगठन तैयार किया गया कि किसी भी शहीद परिवार की, किसी भी वीर नारी या उसके परिवार की, या किसी भी पूर्व सैनिक परिवार की कोई भी समस्या है उसको हम हर संभव दूर करने की कोशिश करते हैं और उसमें उसकी पूरी मदद करते हैं। चाहे वो सिविल प्रशासन से है, चाहे वो पारिवारिक है, या फिर कोई भी कोर्ट कचहरी की कोई समस्या है तो उसको हम हल करवाने में एक मध्यस्थता करते हैं और उनकी पूरी मदद करते हैं। तीसरा है हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, चाहे वीर नारियाँ हैं, चाहे उनका परिवार है, उनको सम्मान मिलना चाहिए। कई बार हम देखते हैं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोर्ट कचहरियों में चक्कर काटते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। हमने इस संगठन को इसलिए तैयार किया है कि हर पूर्व सैनिक परिवार को कोई भी समस्या होती है उसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक साल में हमने तकरीबन 2000 से ऊपर प्रोग्राम किए हैं। हर गांव में जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, पूर्व सैनिकों को अपने साथ जोड़ते हैं। और आज हमारा जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तकरीबन 11,000 पदाधिकारी हमारे संगठन के साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में 722 ज़िले हैं। 642 ज़िलों में हमारे पदाधिकारी अभी नियुक्त हो चुके हैं और बखूबी अपना काम कर रहे हैं। किसी भी समस्या को दूर करवाने के लिए हमारे पूर्व सैनिकों की, चाहे आजकल बड़ी समस्याएं आती हैं, हमारे जो सैनिक हैं जो हाजिर नौकरी में हैं उनकी भी कई समस्याएं होती हैं, हम उनकी भी आवाज़ उठाते हैं। और हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। जहाँ भी किसी भी शहीद का कोई शहीदी दिवस होता है, हम उसके घर पर जाकर उसका पूरा जो भी कार्रवाई होती है उसमें उनको समझाकर उसका शहीदी दिवस मनाते हैं और उन शहीद परिवारों को हम सम्मानित करते हैं। अच्छा, आप ये करते हो। और एक आजकल ना जैसे ना कोरोना काफ़ी फैला हुआ है, तो कोरोना में आप मतलब कैसे सेफ्टी वाइज क्या ध्यान देते हो? जो आपकी रैली होती है, जब आप इंटरव्यू देते हो, जब आप अपना एक पूरा सिस्टम तैयार करते हो, जाते हो आप जिस भी हम जो शहीद है उससे मिलने जाते हो, क्या फिर वहाँ पर आप वो जो प्रोग्राम करते हो, तो वहाँ पे आजकल कोरोना का माहौल है, तो आप सेफ्टी वाइज वहाँ पे क्या करते हो? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है।
आजकल जो कोरोना चल रहा है, पीछे भी हम 1 साल कोरोना में रहे हैं। कोरोना के दौरान हम इतने बड़े प्रोग्राम नहीं करते हैं। हम शहीद के घर पर जाते हैं, उसका शहीदी दिवस मनाते हैं और उस वीर नारी को, उसके परिवार को हम सम्मानित करते हैं। कोरोना काल का हम पूरा ख्याल रखते हैं, बड़ी सभाएं नहीं करते हैं। अच्छा, छोटी करते हो? हाँ, छोटी करते हैं। उसके घर पर जाते हैं, घर पर ही उसका, जो हमारे 5-7 आदमी जाते हैं इकट्ठे होकर संगठन के, और उसका शहीदी दिवस मनाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। परिवार को हम अच्छी तरह से बातचीत करके उनकी कोई समस्या होती है तो उसका पता करते हैं और उसको हल करवाने में उनकी मदद करते हैं। अच्छा, देखो अब सर, ये जो नए वाला साल तो अभी आया है, ठीक है, ये महीना अभी कुछ दिन ही हुए इसमें, तो जो पिछले साल था आपका 2020 वाला, सॉरी 2021 वाला, उसके अंदर आपने ना मतलब कितना काम किया है जो देश के लिए, कितनी सेवा करी, उस पर कुछ बताओगे? जैसे जो हमारे नए आदमी उनको पता नहीं मतलब आपके बारे में, तो जो पिछले साल आपने मतलब क्या किया है? देखिए, 2021 में अगर मैं अपने कामों की गिनती कराऊं तो आप सामने देख सकते हैं जो चारों तरफ पोस्टर लगे हुए हैं, और अभी तो आधे लगे हैं। जैसे सरकारी स्कूलों को शहीदों के नाम करवाना, जिला जींद में 72 शहीद हैं और 72 ही सरकारी संस्थान जो भी सरकारी स्कूल हैं उन्होंने हमें शहीदों के नाम करवाने में सफल रहे हैं। हरियाणा में भी हमारी मुहिम चल रही है। हम बहुत से रिकॉर्ड निकलवाते हैं। जो हमारा पहला शहीद हरियाणा का, भारत की पहली लड़ाई 1948 में पाकिस्तान और भारत की हुई थी, जो कश्मीर में लड़ी गई थी, उसमें 1948 में हमारा सबसे पहला शहीद था सिपाही सूरत सिंह, जो 5 जून 1948 को कश्मीर के अंदर शहीद हो गया था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। जब वो वहाँ जाने लगा, उसको पता था कि लड़ाई का माहौल है, वो ये अपने घर पर बोल के गया था, अगर मैं वापस नहीं आता हूँ तो मेरे जो बच्चा होगा, अगर लड़का होता है तो उसका नाम कश्मीर रखा जाए। और जब वो वहाँ शहीद हो गए, जब उसकी पत्नी को जो लड़का हुआ उसका नाम उन्होंने कश्मीर सिंह ही रखा था। दूसरा शहीद हमारा जोगीराम है, जो गांव सामान्य से हैं, वो 23 जून को शहीद हुए थे। सबसे पहला शहीद सिपाही सूरत सिंह, दूसरा हमारा जोगीराम। इनके बारे में हमारी सरकार के पास भी बहुत ही कम रिकॉर्ड मिला, ना कि मात्र ही मिला। हमारे संगठन उनके रिकॉर्ड निकलवाने में, जैसे उनके नाम हैं, उनका शहीदी दिवस है, उनकी जन्म तारीख है, उनका कौन सा रेजिमेंट था, उनका आर्मी नंबर दिल्ली से लेकर आते हैं, और उनकी हम जो भी शहीदी दिवस होता है उनके गांव में जाकर मनाया है और आगे भी मनाते रहेंगे। अभी बहुत से ऐसे शहीद हैं जिनके हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं, जिनका हम निकलवा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, जितने भी हमारे से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं बहुत ही साफ सुथरी छवि के हैं और अपना जो भी उनकी जिम्मेवारी दी जाती है वो बखूबी निभाते हैं। डोर टू डोर जाते हैं, संगठन के साथ सदस्यों को जोड़ते हैं। वैसे तो हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में तकरीबन 800 संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो हमारे संगठन ने काम किया है, पूर्व सैनिक परिवारों के लिए, शहीदों के लिए, शहीद परिवारों के लिए, युवाओं के लिए, स्कूली बच्चों के लिए जो भी जागरूकता हमने फैलाई है और जो हम फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं आज से पहले किसी भी संगठन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। इसीलिए इस संगठन को 2020 फरवरी में खड़ा किया गया। इन संगठनों में से ही निकाल के पदाधिकारी लिए गए और ये संगठन गैर राजनीतिक, इसमें कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, गैर अधिकारी, कोई अफसर नहीं है, सभी जवान लेवल के अधिकारी हैं जिनको हमने पद दिए हैं और वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि हमने समझा कि अगर हम इसमें अधिकारी गणों को जोड़ेंगे तो वो अपनी मनमानी करेंगे, हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे, वो अपने तरीके से संगठन को चलाने पे मजबूर करेंगे। इसलिए इसमें केवल एक सिपाही से लेकर एक जेशोज रैंक तक जो एक ग्राउंड लेवल में काम करते हैं उनको हर तब समस्या का पता होता है, पूर्व सैनिकों का या उसके पारिवारिक जो भी समस्या होती हैं उनको ये ज्ञान होता है कि इनको क्या समस्या होती है और हम किस तरीके से इसको सुलझा सकते हैं और इसका हल निकाल सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। एक जैसे कि जो हमारे हरियाणा के जो नौजवान हैं वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और कोरोना में ना कई बार देखा गया कि उनकी जो वो काम तैयारी कर रहे हैं वो असफल हो रही है। तो मतलब कितना स्कोप है आजकल कोरोना में, मतलब उसको तैयारी करने की? देखा जा रहा है कि पोस्टपोन की जा रही हैं, जो भर्तियां हो रही हैं, पेपर हो रहे हैं, उनको कैंसिल किया जा रहा है। तो उसके बारे में आप क्या विचार है? मतलब देखिए, 14 तारीख को मेरा
अमर उजाला जो हमारा पत्र है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। इसी बात को लेकर उन्होंने मेरे से काफ़ी गहनता से पूछताछ की थी और उन्होंने उनको सब समस्याएं बताई थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट हिसार में ही तकरीबन 1400 से 1500 जवान हर साल भर्ती होते हैं। पिछले 5 साल में हरियाणा से तकरीबन 15,500 जवान सेना को दिए हैं हरियाणा ने। लेकिन पिछले 2 साल से जो कोरोना की समस्या आई है, इस महामारी की समस्या आई है, या तो उसमें भर्तियां कैंसिल हो गई हैं या उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इसमें बहुत से जवान ऐसे हैं जो अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए थे, पूरी लगन के साथ मेहनत कर रहे थे कि हमारे को सेना में ज्वाइन करने का मौका मिले। लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण उनके 2-2 साल बर्बाद हो गए। इसके लिए मैं सरकार से और अपने रक्षा मंत्रालय से, रक्षा मंत्री से यही दुआ करता हूँ, यही मांग करता हूँ कि कम से कम जो 17 से 21 साल उम्र है, इस 2 साल को कवर करने के लिए इसकी उम्र बढ़ाकर 21 से 23 की जाए, जिससे उन जवानों को मौका मिल सके और वो अपने स्कोप में सफल हो सके। अच्छा, मान लो अगर कोई ये हमारा आर्मी वाला बंदा कोई ये देख रहा है, हमारा जो हमारे फौजी भाई देख रहे हैं, उनको आपके इसमें आना हो तो मतलब क्या उनको काम करना पड़ेगा? देखिए, इसमें जिम्मेवारी दी जाती है, काम कुछ नहीं है। एक सैनिक कभी भी रिटायर नहीं होता है अगर वो अपने सच्चे मन से काम करता है। पहले देश सेवा, अभी समाज सेवा। हमने अपनी जो नौकरी करी है 24 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल, कोई 17 साल में आ जाता है। पहले वो अपनी राष्ट्र की सेवा करता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है। राष्ट्र की सेवा के बाद अगर वो घर आ जाता है, अगर कोई नौकरी लग जाता है, वो बात अलग है। अगर किसी के पास कोई समय है तो अपने जो पूर्व सैनिक परिवार हैं उनकी जो सेवा करना है वो भी एक राष्ट्र सेवा ही है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। समाज सेवा जो है वो राष्ट्र को जो जोड़े रखती है और समाज को जोड़े रखती है। समाज को जोड़ना एक बहुत ही बड़ा कार्य है और बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है। ये हमारे संगठन की एक मुहिम है कि जो समाज है उसको एकजुट करना, बच्चों को देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सेना के प्रति जागरूक करना, युवाओं को जागरूक करना। बच्चों को हम ये शिक्षा देते हैं। देखिए, पहले लड़कियों के लिए सेना में जाने का कोई स्कोप नहीं था। लेकिन सरकार ने अभी लड़कियों के लिए भी सेना में जाने का अवसर दे दिया गया है। हम बच्चियों को यही समझाते हैं कि आप सेना में जाने के लिए अपनी तैयारी करें, पढ़ाई करें, और जो भी किसी को हमारी ज़रूरत होती है, कोई ट्रेनर चाहिए या किसी को किसी चीज़ की जानकारी लेना है, तो हम उनको टाइम टू टाइम उनको जानकारी देते रहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां अभी सेना में जाएं। अच्छा, आप किस पोस्ट पे थे आर्मी में? देखिए, मैं सेना में सूबेदार से रिटायर होया हूँ और यहाँ आने के बाद में मेरे को जो काम दिया गया है, जो मैं सेना में सेवा देता था राष्ट्र के लिए, वही समाज के लिए, अपने पूरे पूर्व सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिक परिवारों के लिए, वीर नारियों के लिए, शहीद परिवारों के लिए, वही सेवा मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो सर, जो ये आपके यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, इनके बारे में बताओ कुछ। यहाँ से होते स्टार्ट आप। हाँ, बोलिए। ये देखिए, सबसे ऊपर जो ये है टोपी लगाए हुए हैं, ये कैप्टन जोगिंदर सिंह सेंगर साहब हैं, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उसके आगे जो सरदार जी हैं वो कैप्टन बाना सिंह, कारगिल हीरो, ये हमारे पैट्रॉन हैं। और इसके बाद ये मेरा है। ये नीचे ज्ञानी जैल सिंह हैं जो इंदिरा गांधी के साथ हैं। इनके साथ ही कैप्टन चांदराम साहब। इसके आगे जो आप देखेंगे, एक शहीद को जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, ये हमारे कैप्टन चांदराम साहब हैं, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक के और अर्जुन अवार्डी हैं। ये जो मेरे फोटो नीचे दिख रहे हैं, अच्छा, ये हैं कैप्टन चांदराम साहब। हाँ, जो झुके हुए हैं। इसके आगे देखिए, वो इंदिरा गांधी के साथ जो खड़े हुए हैं, ये कैप्टन चांदराम साहब हैं, जो हमारे भारत के एक हीरो हैं। जैसे आज मीडिया जेवलिन थ्रोर नीरज चोपड़ा को ढूंढती है, ये उसी तरह के हीरो हैं। लेकिन उस टाइम मीडिया इतनी आगे नहीं थी। लेकिन आज जब ये पब्लिक के बीच में जाते हैं तो इनसे मिलने के लिए हर आदमी इच्छुक होता है। ये मेरा है, गांव में प्रोग्राम किया गया था। मेरे गांव में मेरे को सम्मानित किया गया था। कौन से गांव की? बहुत बड़ा मदीना गांव है, सोनीपत में, तहसील गोहाना। अच्छा।
इसके बाद जो चांदराम साहब हैं, देखो उनको पुरस्कार देते हुए खेल मंत्री उस समय के। इसके बाद वो ज्ञानी जैल सिंह के साथ बैठे हुए हैं। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं फोटो लगे हुए हैं, जो प्रोग्राम है सब शहीद परिवारों के लिए प्रोग्राम करते हुए और उनको सम्मानित करते हुए। अच्छा, ठीक है। जो ये बीच में लगे हुए 1 2 3 4 ये किन की है? ये सब शहीद परिवारों को सम्मानित करते हुए। अच्छा, हाँ, देखिए ये कुतुबपुर की ढाणी जिले सिंह जो हमारे शहीद हैं उनको सम्मानित करते हुए, जिनको हम शहीद भगत सिंह की फ़ोटो दे रहे हैं, ये उनकी पत्नी हैं और बाकी उनका परिवार है और हमारा संगठन है। आप बाईं तरफ आएंगे तो गांव नाड़ा, ये गांव नाड़ा का है जो शहीद परिवार को हम सम्मानित कर रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं आपके सामने घिरा है शहीद हवलदार महावीर सिंह, हमारे संगठन के पदाधिकारी, और ये शहीद महावीर सिंह का परिवार है। ये गांव बुडाना, हमारे उस गांव के 3 शहीद और रखे हैं। उस गांव में जो प्रोग्राम किया गया और शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। अच्छा, और अभी आप बोल रहे हो कि और भी लगने वाले हैं पोस्टर? हाँ, अभी तो बहुत कम लगे हुए हैं, इससे तो और भी ज़्यादा पोस्टर हमारे पास रखे हुए हैं जो हमने प्रोग्राम किए हैं। ये सब उन प्रोग्रामों के फ़ोटो हैं। ये हमने इसीलिए बनवाए जो हम अपने पूर्व सैनिकों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, जो हम कहते हैं काम करने के लिए, तो कोई ये ना समझे कि इन्होंने क्या काम किया है क्या काम नहीं किया है। उनको दिखाने के लिए हमने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था, जिसमें तकरीबन ये 700 पोस्टर हमने वहाँ लगाए थे। तकरीबन 350 पोस्टर भी लगे हुए हैं, 350 पोस्टर लगाने बाकी हैं, वो रखे हुए हैं जो 1 साल के प्रोग्राम के हैं। ये देखिए हमने 3 दिन के अंदर जिला जींद के जितने भी सरकारी स्कूल थे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है, कंडील है और ये लिजवाना है, ये जो स्कूल हैं ये सरकारी स्कूल थे। इनको शहीदों के नाम, आप आगे देखिए, पूरा शहीदों के नाम करवाया। ये हमारे संगठन की देन है, हमारे संगठन की मांग है कि हर शहीद का निशान होना चाहिए। ये हमारे जो आप देख रहे हैं सुरेंद्र सिंह जांगड़ा जो कैप लगाए हुए हैं, इनको डॉक्टर की उपाधि मिली है। ये एक हौलदार से रिटायर हैं और गिनीज बुक में इनका नाम लिखा गया है। ये जो किसी भी शरीर में कोई भी बीमारी है, मानसिक है, शारीरिक है, तो उसको दूर करने में जो इनका योगदान है वो बहुत बड़ा है। और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, इनके ऊपर से बुलेट मोटरसाइकिल जो उतारी गई 18 बार लगातार 18 बुलेट मोटरसाइकिल जंप की, उन्होंने ये भी रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है, जिससे इनको गिनीज बुक में जगह मिली है। क्या बात। बाकी आप जो देख रहे हैं ये सभी हमारे प्रोग्राम हैं जो शहीद परिवारों के लिए हम करते हैं, वीर नारियों के लिए हम करते हैं और उनको सम्मान दिलवाते हैं और सम्मान देते हैं। तो अगर मान लो कोई रिटायरमेंट होके आ रहा है, ठीक है, क्या फिर कोई जॉब कर रहा है फिलहाल, उनको आप क्या नॉलेज वो प्रोवाइड करवा रहे हो कि यार इसमें ऐसा ये होता है? देखिए बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसे पत्र हैं जिनके बारे में हमारे बहुत से पूर्व सैनिक, मैं तो ये मानता हूँ कि 90% जो पुराने जो पूर्व सैनिक हैं उनको इन बातों का ज्ञान ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आपके लिए क्या लागू है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। जैसे हमारे जैसे जो पुराने सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, जो पहले सेना में रहे और अभी जो रिटायर होके आ गए हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है, न उस टाइम ज्ञान था। आजकल इलेक्ट्रिक का ज़माना है, टेक्नोलॉजी आ गई है। हमारे समय में जो हमारी पत्नियों की जो पार्ट ऑर्डर होते थे उसमें डेट ऑफ बर्थ भरी जाती थी, वो ऐसे ही उदाहरण के तौर पे बता देते, भाई मान लिया इस तारीख में पैदा हुई है, लेकिन आजकल सब डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनकी डेट ऑफ बर्थ दी जाती है। हम जब रिटायर आए तो हमारा जो पीपी होता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो होता है, जो चिट्ठी मिलती है, उसमें केवल पत्नियों का नाम लिख दिया जाता था। हम उनको बताते हैं भाई जितने भी पुराने सैनिक हैं जिनकी पत्नियों के नाम लिखे हुए हैं, आप नया पीपीओ मंगवाइए और उसके अंदर उनको बोलिए कि हमारी पत्नियों का और हमारे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ इसमें मेंशन करें, जिससे आगे उनको कोई समस्या ना आए। मान लो कल हम नहीं रहते हैं तो उनको ये समस्या ना आए कि उनको पेंशन लेने में कोई दिक्कत आए। दूसरा है, पूर्व सैनिकों को बहुत सी ऐसी सुविधाएं लागू हैं जिनके बारे में ज्ञान नहीं है। जैसे पेंशन योजना है, अगर
किसी का बच्चा दिव्यांग है और हम पति पत्नी नहीं रहते हैं तो जीवन भर उसको हमारी पेंशन मिलेगी, एक फैमिली पेंशन के तौर पे, अगर उसका वहाँ पार्ट ऑर्डर हो रखा है तो। इसलिए हम बताते हैं जिसका बच्चा अगर कोई दिव्यांग है तो उसका पार्ट ऑर्डर होना ज़रूरी है, जिससे उसको वो सुविधा मिल सके। दूसरा है लड़की, अगर किसी की लड़की तलाकशुदा है और उसने दूसरी शादी नहीं की है तो वो भी ताउम्र मतलब आजीवन हमारी पेंशन पाने की हकदार है। तीसरा है अगर हमारी कोई विधवा लड़की है, उसने शादी नहीं की है, वो भी हमारी इस पेंशन की हकदार है जब हम पति पत्नी नहीं रहेंगे। बहुत से आदमियों को, बहुत से पूर्व सैनिकों को इसका ज्ञान नहीं है, हम उनको जागरूक करते हैं, इनका पार्ट ऑर्डर करवाइए, पार्ट ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बाद में इनको ये सुविधा मिल सके, क्योंकि ये सभी फायदे की बातें हैं। अच्छा। तीसरा है कि जैसे एक फ्री सीमेंट योजना आई हुई है, जो भी 1 जनवरी 1999 से लेकर और 1 जनवरी 2019 तक किसी भी कारणवश किसी भी इंसर्जेंसी में, उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में या किसी भी लड़ाई में शहीद हुए हैं, उनके लिए फ्री सीमेंट योजना है, जो कि 248 बैग से लेकर 720 बैग तक फ्री मिलती है। बहुत से वीर नारियों को, शहीद परिवारों को नहीं पता होता है, उसके बारे में हम जागरूक करते हैं कि आप इसका फ़ायदा उठाएं, बशर्ते उस वीर नारी के नाम में या तो उस प्लॉट की रजिस्ट्री हो या फिर पंचायत लिख के दे, और वो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके एक एप्लीकेशन लेके पंचायत की तरफ से लिखवा के और अपने सोल्जर बोर्ड में जाकर संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से फ्री सीमेंट योजना का लाभ ले सकते हैं। अच्छा, एक ये बताया आप मेरे को कि आपने देश के लिए सेवा भी की है और आज भी करते हैं और मरते दम तक आप करोगे, जो आप हमें कह रहे हो। एक ये बताओ कि गवर्नमेंट ना आर्मी के लिए, मतलब फौजी भाइयों के लिए कुछ करती है, वीर जवानों के लिए कुछ करती है गवर्नमेंट आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें बहुत सी कमियां हैं। सरकार करती है, बहुत कुछ करती है, लेकिन मैं क्या बता सकता हूँ, जैसे एमएसपी, भारत में एमएसपी का मैं बता देता हूँ, सम्मान नहीं है। ऑफिसर्स की ज़्यादा है, जवान जैसे उसकी कम है। तो इसके ऊपर हमारा संघर्ष चल रहा है सरकार के साथ, एमएसपी को बराबर किया जाए। हमने मांग रखी है कि ऑफिसरों की 1550 रुपये है, जवान की 5500 रुपये है, जेशोस की 10,500 रुपये है। तो हम यही चाहते हैं कि सबकी बराबर की जाए, या तो अगर हमारी 10,500 है तो अधिकारियों की भी 10,500 की जाए, अगर अधिकारियों की 15,500 रुपये है तो हमारी भी 15,500 रुपये की जाए। अभी जैसे पे रिवाइज होना था, 2014 में हमने ओआरओपी के लिए बहुत संघर्ष किया, सरकार ने ओआरओपी लागू भी किया, लेकिन उस ओआरओपी के अंदर भी बहुत सी कमियां रहेगी। पहले अधिकारी होते थे, वो हमारे से कम पेंशन लेते थे, वो 30% लेते थे, हम 70% लेते थे। अभी क्या कर दिया है, अधिकारीगण 50% और हम भी 50% ले रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जैसे मेडिकल बोर्ड होता है, एक जवान को 6,500 रुपये, अगर जैसे दिव्यांग हो जाता है तो उसको 10,000 रुपये, और एक अधिकारी अगर वो दिव्यांग हो जाता है उसको तकरीबन 1 लाख रुपए मिलता है। जो ये फ़र्क है, इस फ़र्क के लिए भी हम अपनी मुहिम चलाए हैं और अपने पूर्व सैनिकों को जागरूक करते हैं। इसके लिए संघर्ष करें, इसके लिए हमारा साथ दें, जिससे हम इसमें कामयाब हो सकें। क्योंकि रिटायर होने के बाद में चाहे अधिकारी है, चाहे ओआरस है, चाहे जेशोज है, सब वेटरन होते हैं, सब योद्धा होते हैं जिन्होंने देश की सेवा करी है, सब दिग्गज हैं। वो उन्होंने भारतवर्ष की सेवा करी है और यहाँ समाज से जुड़ के समाज सेवा कर रहे हैं। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो कुछ कमियां हैं इनको दूर की जाए और हमारे को न्याय दिया जाए। अच्छा, अब ये 2022 आ चुका है सर, ठीक है। इसमें आपका ना लास्ट तक जो मंथ है उसमें आपका ना टारगेट क्या है कि भाई हमने ना यहाँ तक ये अचीव करना, पहुँचना यहाँ तक? तो हमने देखिए, अभी कोरोना चल रहा है, हमारा टारगेट तो बहुत बड़ा है। हम चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में जितने भी ज़िले बाकी रह गए हैं उनको कवर किया जाए, उसमें पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं। अभी हरियाणा में भी 4
5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें हम पदाधिकारी नियुक्त नहीं कर पाए हैं। बाकी ज़िलों में हमने पदाधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, जिसमें हमारी महिला विंग भी शामिल हैं, हमारे वकील भी शामिल हैं, और जो रिटायर्ड जो सिविल प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी शामिल हैं, जिनको हमें यही गाइडलाइन देकर बताते हैं कि जो हमारा काम करने का तरीका है उसमें आप हमारा सहयोग करें और हमारी गाइडलाइन के अनुसार से आप अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करें और जो सिविल प्रशासन है उससे हमारी मांगें मनवाने के लिए हमारी मदद करें। अच्छा, क्या बात। आखिरी में आप कुछ कहना चाहते हो जो हमारी देख रहे हैं वीडियो उनको? देखिए, आखिरी तो कभी होता ही नहीं है। मैं पूरे भारतवर्ष के पूर्व सैनिकों को, युवाओं को और जितने भी संगठन हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो छोटे छोटे संगठन हैं, एक बड़ा जो संगठन होता है वो बड़ी मजबूती के साथ अपनी मांग रख सकता है। छोटे संगठनों की बात को इतनी गहराई से नहीं सुना जाता है। हम चाहते हैं ये छोटे छोटे जो संगठन हैं ये हमारे साथ मिलकर काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें और जुड़कर इसको एक बहुत ही बड़ा संगठन बनाने में हमारी मदद करें। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जोगिंदर सिंह सेंगर साहब वो भी पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं। हमारी पूरी नेशनल टीम इसी काम में लगी हुई है। पूरे भारतवर्ष में जो पदाधिकारी हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। हरियाणा में जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष कैप्टन ओम प्रकाश हों, चाहे हमारे प्रदेश के जो स्पोक पर्सन हैं सज्जन कुमार बुरा साहब हों, चाहे हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं या जिला की जो कार्यकारिणी है, या जो प्रदेश में या हमारे हरियाणा प्रांत में जो महिला विंग हमने बनाई हैं, जो भी जिला अधिकारी बनाई हैं, उनके साथ में जितनी भी महिला जुड़ी हुई हैं बड़ी लगन के साथ काम कर रही हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन के साथ जुड़ें, जिससे हम अपनी बात को प्रशासन के सामने, सरकार के सामने बड़ी मजबूती के साथ रख सकें और उसके ऊपर अमल करवाने में कामयाब हो सकें। अच्छा, क्या बात। तो भाई देखो, ऐसे थे हमारे जो ये प्रधान जी चरण सिंह मलिक साहब, जो कि आपने भी देखे हैं, इनकी बातें सुनी हैं। तो भाई बताना कि आपको इनकी बातें वो कैसी लगी। और हम तो आपसे भाई एक ही जो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जो भी जहाँ भी आपको जो हमारे फौजी भाई दिखे उनको एक बार सल्यूट करें पूरे दिल से और उनके लिए कुछ ना कुछ योगदान अपना प्लीज़ आप दें। और किसी को आपसे जुड़ना हो तो क्या करना है उसको? देखिए, जुड़ने के लिए हमारे संगठन में एक ही वसूल है कि तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, जितने भी इसके पूर्व सैनिक हैं वो इससे जुड़ सकते हैं, इसमें पद ले सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। अच्छा। बाकी जितने भी हमारे सुरक्षा बल हैं, जिसमें बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, सीआरपी है, और भी जितने भी बल हैं उनको हम मेंबर बना सकते हैं, उनको पद नहीं दे सकते। क्यों? ये दिग्गजों का संगठन है। दिग्गज संगठन, दिग्गज जो हैं वो तीनों सेनाओं के जो लड़ाके हैं वही माने जाते हैं। बाकी सुरक्षा बल जो होते हैं वो इन तीनों सेनाओं में शामिल नहीं होते हैं। अब जैसे कोई कॉमन मैन है, ठीक है, कोई आम आदमी है, वो भी सर सोचता है कि यार मुझे भी इससे जुड़ना है, तो क्या उसके लिए है? देखिए, जो सिविलियन अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उसके लिए हमने युवा विंग तैयार किया हुआ है। उसको हम युवा विंग के साथ जोड़ देते हैं और वो इस संगठन में अपना जो भी सहयोग, हमारी मदद कर सके, वो उसमें सहयोग कर सकता है और अपना काम कर सकता है, समाज के लिए काम कर सकता है। अच्छा, क्या बात। तो धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमको। थैंक यू, थैंक यू। तो भाई आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, और आपके भाई को क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है।